Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about animal rights under Article 21 of the Indian Constitution. Important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. इस आर्टिकल में मेनली हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में विच इज इन द केस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस ऑफ 2014। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच हैज बीन क्रिएटेड एज पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इस बॉडी ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में 2014 में अगेंस्ट सेवरल ट्रेडिशनल गेम्स जैसे कि जलीकट्टू। मेनली जलीकट्टू एक खेल है तमिलनाडु के अंदर जिसमें एनिमल्स मेनली बुल्स की फाइट कराई जाती है, उनकी रेस कराई जाती है, उनके अगेंस्ट ह्यूमंस जो है उनको मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं। तो बुल का इस्तेमाल करके जो एक खेल चलता है जलीकट्टू में, मेनली इसको और इसके जैसे तमाम जो खेल हैं जिसमें एनिमल फाइट्स इंक्लूडेड होता है, जिसमें एनिमल के अगेंस्ट क्रूएलिटी होती है, इस तरह के तमाम खेलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने केस फाइल किया कि दीज गेम्स इंक्लूड क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एंड दैट इज व्हाई सच गेम्स शुड बी बैंड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2014 का ये केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू लेते हुए ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर कहा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है तो ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का व्यू है दैट राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स और अप्लाइज to animals as well, though in limited sense, but it does apply on animals. सुन करके आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि जहाँ पे हम लोग नॉन वेजिटेरियनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जानवरों को खाते भी हैं, अलग अलग तरह के जानवरों को, वहाँ पे राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 जानवरों के लिए कैसे अप्लाई होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन दिस ए नागराज केस दैट Article 21 which talks about right to life with dignity applies to animals as well. Means they are also entitled to have life with dignity. But it does not apply in similar manner the way it does apply for humans. Animals के केस में जो Article 21 का एप्लीकेशन है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि animals should not be subjected to unnecessary pain and suffering. ये अननेसेसरी वर्ड पे ध्यान देना है। अगर एनिमल्स को कंज्यूम भी किया जा रहा है, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस में भी हैं, तो भी उनको अगर उसके लिए डेथ दिया जाना है तो उसमें अननेसेसरी सफरिंग ना हो, वो ह्यूमेन एक्टिविटी नहीं होगी, वो इंसानियत के खिलाफ होगी। वैसे भी कहा जाता रहा है कि अ सोसाइटी शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स। तो एक सोसाइटी कितना फेयर है, जस्ट है, ह्यूमेन है, उसके अंदर कितनी इंसानियत है, वो इसी बात से पता लगती है कि वो अपने समाज के अंदर जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो अगर जानवरों को कंज्यूम भी किया जा रहा है तो दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। ये मीनिंग है इसका अप्लाइंग आर्टिकल 21 टू एनिमल्स एज वेल। तो आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस ए नागराज केस में इसको एनिमल्स के लिए भी apply किया and said that it applies on animals in a limited sense, which means animals should not be subjected to unnecessary pain and suffering. और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फिर जलीकट्टू और जलीकट्टू जैसे तमाम जो ट्रेडिशनल खेल हैं जिसमें एनिमल्स को अननेसेसरीली सफरिंग उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाता है फॉर प्लेजर, फॉर फन, इस तरह की एक्टिविटीज को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ए नागराज केस में जलीकट्टू और इस तरह से खेल को बैन करने के पीछे आर्टिकल 21 का एप्लीकेशन तो बताया ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी के आर्टिकल 48, 48A, 51AG इन सब के बारे में भी जिक्र की, विच सेज
दैट इट इज स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। इन सारे आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जलीकट्टू की बात की जाए तो तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर गेम है। पोंगल के टाइम में इसको कंडक्ट किया जाता है। जलीकट्टू का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। माना जाता है कि ये संगम पीरियड से ही तमिल कल्चर का हिस्सा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो तमिलियन लोग हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, वहां से आते हैं पर जलीकट्टू को विटनेस करने के लिए। ट्रेडिशनली ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट रहा है, लेकिन अब इसमें विमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब ये कल्चरल इंक्लूसिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, सेफ्टी कंसर्न्स तो हैं ही। जो पार्टिसिपेंट्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं, जो बुल टेमिंग गेम है, ये जलीकट्टू इज ए काइंड ऑफ बुल टेमिंग गेम। बुल को बेसिकली टेम या मनूवर करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें बुल को भी काफी दफा चोट लगती है। सो इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रुएलिटी अगेंस्ट द पार्टिसिपेटिंग एनिमल्स। और जलीकट्टू जैसे ही खेल, जैसे कि इस तरीके का एक बुलक कार्ट रेस होता है कर्नाटका में जिसको कहा जाता है कंबाला, महाराष्ट्र में भी इस तरीके का खेल होता है। इन तमाम तरीके के खेलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ए नागराज जजमेंट में इनको बैन कर दिया। कहा कि दीज आर इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग टू एनिमल्स। लेकिन फिर भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जलीकट्टू आज भी चल रहा है। तमिलनाडु के अंदर अभी भी प्रैक्टिस होता है। कैसे? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू के ऊपर बैन लगाया अंडर दिस ए नागराज केस, तो तमिलनाडु में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने कहा कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये बैन नहीं होना चाहिए। फिर तमिलनाडु की सरकार एक कानून लेकर के आई, तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट 2017, which specifically said that Jallikattu will be practiced, but of course with certain limitations and conditions. और फिर भारत सरकार ने भी क्या किया, ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, जिसके अंतर्गत ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना, इस कानून को ही अमेंड करके यहां लिख दिया कि जलीकट्टू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बैन। तो भारत सरकार ने, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट होगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट को ही अमेंड करके जलीकट्टू और उसके जैसे खेल, जैसे कि कर्नाटका में होता है कंबाला जिसमें बुफेलो रेस होती है, इस तरह के खेलों को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम बैन। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला पहुंचा 2023 में कि ये जो कानून है, तमिलनाडु का कानून या भारत सरकार ने जो प्रिवेंशन टू क्रूएलिटी ऑफ टू एनिमल एक्ट में अमेंडमेंट करके जलीकट्टू और उसके जैसे खेलों को परमिट किया है, दिस इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ए नागराज केस। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, इट इज नॉट अ वायलेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। जलीकट्टू और इस तमाम तरह के खेलों को इन कानून की मदद से अलाउ किया गया है, बट आफ्टर इम्पोजिंग सर्टेन कंडीशन, जिससे एनिमल्स के अगेंस्ट अननेसेसरी क्रूएलिटी को प्रिवेंट किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं है, इट इज ए बैलेंस्ड एक्शन, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जुडिशियल रिव्यू आल्सो अलाउड प्रैक्टिस ऑफ जलीकट्टू एंड सिमिलर गेम्स लाइक कंबाला। सो दीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन ये जो करंट आर्टिकल है, ये असम के अंदर माघ बिहू के दौरान कुछ इस तरीके के कल्चरल स्पोर्ट्स, जैसे कि बुफेलो फाइट बहुत पॉपुलर है अहाटगुरी मोरीगांव रीजन में, एंड बुलबुल फाइट जो है बहुत पॉपुलर है एट हायाग्रीव महादेव मंदिर इन हाजो। इन तरीके के जो एनिमल या बर्ड्स रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, उनको लेकर के है कि ये स्पोर्ट्स अभी भी होते हैं माघ बिहू के दौरान, विच इज वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ए नागराज केस। अब ये बात ठीक है कि ये स्पोर्ट्स हो रहे हैं असम के अंदर माघ बिहू के दौरान, और ये ए नागराज जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके वायलेशन के तौर पे देखा जा सकता है। दैट मीन्स दीज स्पोर्ट्स आर बीइंग प्लेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अननेसेसरी सफरिंग इज इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स। बट कई सारे स्टेट्स में तो इस तरह के स्पोर्ट्स अलाउड हैं आफ्टर सम रेगुलेशंस। आसाम सरकार ने भी इस तरह के रेगुलेशंस लाने की कोशिश की थी थ्रू अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी के अंतर्गत बुलबुल फाइट एंड बुफेलो फाइट को अलाउ करने की कोशिश की थी, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको क्वैश डाउन कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था।
फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये असम के अंदर अभी के लिए आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पे ये जो बुफेलो फाइट है या बुलबुल फाइट है, ये कानूनी तौर पे इलीगल कहा जा सकता है, एज इट इज वायलेटिंग ए नागराज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और असम के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन या एसओपी नहीं है जो इन एक्टिविटीज को परमिट करे, एग्जेम्प्ट करे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जलीकट्टू के लिए, कंबाला के लिए एग्जेम्पशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, लेकिन असम के अंदर इन स्पोर्ट्स के लिए ऐसा कोई एग्जेम्पशन अभी नहीं है। असम सरकार ने लाने की कोशिश की थी, बट गुवाहाटी हाईकोर्ट हैड क्वास्ड इट डाउन। लेकिन फिर भी जो बुफेलो ओनर्स हैं, इनका मानना है कि इस तरह के खेल होने चाहिए, ये कल्चरल प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो अगर जलीकट्टू हो सकता है तो ये भी हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसके लिए एसओपी या प्रॉपर नोटिफिकेशन जिसमें क्या लिमिटेशंस होंगे इन स्पोर्ट्स के लिए वो अनाउंस होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द जुडिशियरी मस्ट गिव अप्रूवल टू इट, देन ओनली सच एक्टिविटीज शुड बी फॉलोड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो ए नागराज जजमेंट है, इसके ऊपर ये प्रीलिम्स ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 का एप्लीकेशन टू एनिमल्स, किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया है इन ए लिमिटेड सेंस, ये आइडिया के ऊपर ये मेंस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया जॉइंट पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के बारे में हमने लास्ट मंथ भी देखा था। अमेरिका ने लगभग 1 महीने पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि दुनिया के कुछ देशों के साथ अमेरिका कोलैबोरेट करेगा विद द एम ऑफ securing supply chain of important critical minerals, especially silica, which is used for manufacturing of semiconductor. But PAC Silica initiative is not only for silicon, it also covers other technological entities जैसे कि semiconductor, artificial intelligence, energy input, manufacturing, logistic standards. तो बेसिकली पैक सिलिका इनिशिएटिव एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो अमेरिका ने लॉन्च किया विद द गोल ऑफ सिक्योरिंग सप्लाई चेन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड मटेरियल्स। इसमें ओरिजिनल जो पार्टिसिपेंट्स थे अमेरिका ने जिनको इनवाइट किया वो थे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान देने वाली बात यह थी कि ओरिजिनली इंडिया वाज नॉट इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, बट नाउ India has been invited to join US-led grouping of PAC Silica initiative. शुरुआत में भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, उसमें अमेरिका की तरफ से आर्गुमेंट आया था कि इंडिया लैक्स क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजीज with respect to semiconductor and AI. That is why India has not been in the list. But now India has been included. इंडिया को इंक्लूड करने के पीछे टेक्नोलॉजिकल कारण कम है, पॉलिटिकल कारण ज़्यादा बताया जा रहा है। अभी भारत और अमेरिका के रिलेशन जो काफ़ी स्ट्रेंड हो गए हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए अमेरिका इस तरीके का कॉन्सिलिएटरी अप्रोच ले रहा है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब हम अभी भी आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। सो दैट माइट बी द रीजन वाई अमेरिका हैज नाउ इन्वाइटेड इंडिया टू ज्वाइन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन केस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये तो आप जानते हैं होपफुली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट हैं, जहां पे अलग अलग कंपनियां अपने शेयर्स बेचती हैं, जिनको खरीदना होता है वो खरीदते हैं और इस तरीके से उन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट भी होता है। जैसे कंपनियां पहले अपने शेयर्स लाएंगी, आम जनता उसको खरीदेगी, तो ये हो गया प्राइमरी स्टॉक मार्केट, और फिर जो लोग आपस में खरीदते बेचते हैं वो है सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो महत्वपूर्ण है, बट नॉट ओनली, उसके अलावा भी कई सारे लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं। करंट न्यूज इज विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट सेबी, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, उसने केस लाया था। केस अगेंस्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज विथ रिस्पेक्ट टू
co-location and dark fiber. Co-location and dark fiber case was brought against National Stock Exchange by SEBI. तो समझते हैं क्या है को-लोकेशन ट्रेडिंग, क्या है डार्क फाइबर, जो केस लेकर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट सेबी लाया। देखिए, को-लोकेशन का सिंपल सा मतलब है कि जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऑपरेट कर रहा है, उसी प्रेमाइसेज में कुछ ट्रेडर्स को भी, जिनका काम है शेयर्स खरीदना बेचना, उनके सिस्टम्स को भी वहां इस्टेब्लिश करके उन ट्रेडर्स को ऑपरेट करने का परमिशन दे दिया एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो co-location trading means practice where some trading firms were allowed to place their computer servers physically very close to the servers of the National Stock Exchange. इसी को कहा गया है co-location trading. co-location trading करने से लेटेंसी काफी रिड्यूस हो जाती है। लेटेंसी मतलब जैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई न्यूज आया या भारत में किसी कंपनी ने कोई न्यूज अनाउंस किया कि हम ये नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, अब इसका मतलब है कि उस कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ने चाहिए क्योंकि नया एग्रीमेंट हो गया, ये हम नया प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। तो जैसे इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट होता है जिससे उस कंपनी का फ्यूचर और अच्छा हो सकता है, तो लोग जल्दी से उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे। अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अगर कुछ गड़बड़ होता है किसी कंपनी के साथ, मान लीजिए कि भारत सरकार ने किसी कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया, मान लीजिए, तो या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अब ऑनलाइन बेटिंग गेम्स नहीं हो सकती। अब ड्रीम 11 जैसे कंपनियों के, वैसे तो इनका आईपीओ नहीं हुआ था, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, उनके अब शेयर्स के दाम गिरने चाहिए, राइट। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन एक ट्रेडर के पास आती है, ट्रेडर को जल्दी से जल्दी शेयर्स खरीदने होते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट, या जल्दी से जल्दी शेयर्स बेचने होते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस। उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसके पास एकदम फास्ट कनेक्टिविटी है, बिना डिले किए अगर वो शेयर्स खरीद बेच सकता है, तो फिर उसको एडवांटेज हो जाता है। तो को-लोकेशन ट्रेडिंग का ये फायदा है ट्रेडर्स के लिए। इट रिड्यूसेस लेटेंसी सो दे कैन बाय एंड सेल शेयर्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा रहता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग मतलब आजकल इंसान नहीं सोचता है कि मुझे, मतलब ह्यूमन माइंड इज नॉट बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। आजकल पूरा मैथमेटिकल पूरा सिस्टम है कि इस किसी भी शेयर के दाम इस लेवल से ऊपर जाए तो खरीद लेना है, इससे नीचे जाए तो बेच देना है। सो एआई बेस्ड एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है आजकल, हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि लार्ज स्केल पे शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। इन सब में को-लोकेशन ट्रेडिंग, जिसमें लेटेंसी बहुत लो है, उसका फायदा हो जाता है। को-लोकेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है डार्क फाइबर का। डार्क फाइबर मतलब होता है अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर दैट कैन बी एक्टिवेटेड प्राइवेटली टू अचीव अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो सम ट्रेडर्स वेयर अलाउड को-लोकेशन ट्रेडिंग, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आसपास में अपना सर्वर डालना उनको अलाउ किया गया, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डार्क फाइबर मतलब अनयूज्ड फाइबर को यूज करना उनको परमिट किया गया बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ सम फीस, सम एक्स्ट्रा चार्जेस फीस। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज फीस के तौर पे तो कमाई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इट प्रोवाइडेड अनइवन प्लेइंग फील्ड फॉर अदर्स। जिन लोगों को भी को-लोकेशन ट्रेडिंग या डार्क फाइबर यूज करना अलाउ किया गया, दे गॉट अनड्यू एडवांटेज। और इस कारण से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, उसने केस लाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट कि यू हैव प्रोवाइडेड अनइवन प्लेइंग फील्ड इन द सिक्योरिटी मार्केट। और ये केस काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब सेबी ने इन प्रिंसिपल अलाउ किया है टू सेटल दिस केस अगेंस्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काफी समय से चल रहा है, जिस कारण से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद का आईपीओ नहीं कर पा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वांट्स टू डू आईपीओ ऑफ इटसेल्फ, इट इज नॉट एबल टू डू, but now SEBI has in principle agreed to settle this case. That is news. The news is not very important, but important है आपको समझना the concept of co-location trading and dark fiber which is in news recently. तो ये concept क्या है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया सेकेंड BSL-4 लैब, साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, BSL-4 लैब्स वो होते हैं जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी प्रैक्टिस की जाती है लैब के अंदर। तो BSL-4 लैब्स वो होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग पैथोजेंस जैसे कि नीपा वायरस, कोरोना वायरस, उनसे डील करते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। उन लैब्स को BSL-4 लेवल मीट करना होता है, स्टैंडर्ड लेवल मीट करना होता है। इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ
बायोलॉजिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, ताकि ये जो वायरसेस वगैरह हैं, ये पैथोजन जो है लीक ना हो जाए, क्योंकि समाज में लीक हो गए तो फिर अलग से पैंडेमिक आ सकता है। तो भारत में एक ही BSL-4 लैबोरेटरी है अभी तक, वो है नासा इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे। करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार एक दूसरा BSL-4 लैब ला रही है इन गांधीनगर, गुजरात। दिस विल बी ब्रॉट एट गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मकर संक्रांति के ऊपर जो पहला प्रश्न है वो तो ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। एस्ट्रोनॉमिकली 14 जनवरी को नहीं, 21 दिसंबर के आसपास ही सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है, उत्तरायण मूवमेंट शुरू हो जाता है। काशी तमिल संगमम में पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स इनॉग्रल एडिशन वाज इन 2022। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। माउंटेन आइस का करेक्ट पर्पस तो है ऑप्शन बी, and Field Marshal Sam Manock Shaw is the first Field Marshal of Indian Army. That's all from our side for today. Thanks for watching.